जितने भी ज़्यादातर लोग हैं, जैसे आपके साइड में हमारे प्रिंसिपल ताहिर सर बैठे हुए हैं, इब्राहिम ताई सर हैं, मुस्तफ़ा पाटनवाला सर हैं, डॉक्टर इमरान है, शमशाद तुर्की मैडम है, एनुल अत्तार मैडम है, प्रिंसिपल आरिफ सिबल फरहान सर हैं, सईद सर हैं। मतलब ये कहने का है सर, ये पढ़ा लिखा तबका मुंबई का जो अपने आप को सोशल फील्ड में लगा के रखा है, ये यहाँ पे है सर। और जिस तरह बोले अभी हम लोग प्रोग्राम शुरू करें, कुरान की तिलावत से हम लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं। बशारत भाई आप तिलावत शुरू कीजिए। तिलावत से ये बीएसडी में हमारे इंजीनियर हैं और बहुत ज़्यादा गैर कानूनी जगहों पे उन्होंने रेड भी मारी है। थोड़ा सा और आगे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله ومولانا العظيم وصلى الله على النبي الكريम सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं हमारे हुसैन दलवाई साहब जिनकी काविशों से और मेहनत से ये प्रोग्राम आरंभ हुआ था, वो नहीं आ सके क्योंकि रायजा में उनके मसौबे में इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से जा रहे हैं वो। मैं फैजुल्ला खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आ जाए, हमारे प्रिंसिपल ताहिर सर के पास में बैठ जाए। देखिए जो जितना प्रोग्राम जो हमारा यहाँ पे अरेंज हुआ है, वो सारी मेहनत सारी कोशिश फैजुल्ला खान साहब की है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बस कुछ मशवरा करके हम लोग अभी शुरू करते हैं इंशाल्लाह प्रोग्राम। तो मेरा थोड़ा गला भी दबा हुआ था, मैं 5 मिनट का पोस्ट करूँगा इसका 5 मिनट, उसके बाद वो बोलेंगे और उसका एज मच एज पॉसिबल राइट फॉर्मेट मुझे 5 मिनट ले लेंगे। मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूँगा और सवाल and then I listen to them and then I analyze. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मौलाना आज़ाद विचार मंच, वाई खान फाउंडेशन और आप सबकी तरफ से डॉक्टर सिंह साहब का खैर मुक़द्दम करता हूँ। हालांकि उनकी तबीयत ज़रा सही नहीं है, उनकी गला ख़राब है, तो ऐसा सोचा गया है कि पहले डॉक्टर सादिक साहब जो हैं कुछ सवाल पब्लिक को देंगे 5 मिनट के अंदर। उसके बाद आप सब लोग जो हैं उस पर अपना रिएक्शन देंगे, जो भी आपको जवाब उसमें समझ में आता है, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब उसका रिस्पॉन्स देंगे। ऐसा सोचा गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो सच्चर कमेटी के एक्स मेंबर रह चुके हैं और हम सब जानते हैं कि सच्चर कमेटी दरअसल मुसलमानों की हालत के लिए बेहतरीन आईना है। उस वक्त जो जस्टिस राजीव सत्तर साहब ने रिपोर्ट सबमिट करी थी, वो वाकई बहुत बड़ा आईना था, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब वो रिपोर्ट आई है उस वक्त तक तो हमारे खून के अंदर थोड़ी गर्मी दिखाई दी, कुछ काम हुआ, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारे प्रोग्राम भी हुए, लेकिन उसके बाद हम लोग कहाँ से हुए वो समझ में नहीं आ रहा सब में। तो डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप फिर से
हम सोए हुए लोगों को जगाने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं और उस आईने को हमें देखना चाहिए कि उस आईने में धूल लगी हुई है, वो साफ करनी है, क्योंकि सच्चर कमेटी वाकई एक बड़ा आईना है और सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट करी थी उसके बाद में हमने उसको अमल किया नहीं है। हम लोग गवर्नमेंट के भरोसे बैठे रहे कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, लेकिन गवर्नमेंट क्यों करेगी भाई? जब बच्चा रोता है तो दूध पिलाती है माँ भी ना। हमने चिल्लाना बंद कर दिया, रोना बंद कर दिया, मांगना बंद कर दिया, हरकत करनी बंद कर दी, तो फिर गवर्नमेंट क्यों सुनेगी? बहरहाल अब मैं ज़्यादा आप लोगों के बीच में नहीं रहूँगा। मैं डॉक्टर साहब को इनवाइट करता हूँ कि आप अपने 5 मिनट के अंदर जो भी आपको सवालात छोड़ना है हमारे महफिल के लिए, आप वो सवाल शूट आउट करें, फिर लोग उसके लिए रिएक्शन देंगे। सईद पापे भी हमारे भाई बीच में आए हैं, बहुत खुशी है सर। बाइकल्ला इलाके में बहुत सोशल वर्क काम करते हैं, उनका भी इस्तेमाल है सईद भाई का। सर शुरू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा गला दबा है, ये बॉम्बे में आने के बाद हुआ है। देखिए, मैं अभी आज का दिन 6वां दिन है जब मैं वाशिंगटन डीसी से यहाँ पहुँचा, बेंगलोर। और बेंगलोर से मुझे हुसैन साहब ने पुणे में एक प्रोग्राम किया था, तो उस प्रोग्राम के हवाले से मैं पुणे पहुँचा। और बाद हुसैन साहब को मैंने कहा कि सच्चर लिखने से पहले हमने पूरे कंट्री में दौरे किए, कंसल्टेशन मीटिंग की 2 साल। उसमें सच्चर साहब पे कमेटी मीटिंग होती थी, फॉर्मलाइज थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमको एम्पावर किए थे। और उस वक्त जो हम सवालात पेश करते थे वो सिर्फ लोगों के लिए नहीं था, गवर्नमेंट के लिए था। ये उस वक्त यहाँ चौहान मिनिस्टर थे, तो हमने कई फिगर्स और आंकड़े और स्टैटिस्टिक्स ने मांगे और हर स्टेट में दिए। और सबसे पहले एक ही लेटर लिखने में आंकड़े देने वाला स्टेट था गुजरात। मोदी जी उस वक्त वहाँ के चीफ मिनिस्टर। मगर सबसे मुश्किल आंकड़े ही देने नहीं दिए, और यहाँ तक कि मैंने 3 विजिट के बाद वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उनको बताया, सर अब तो मैं मीडिया में जाके बताऊंगा कि आप आंकड़े नहीं दे रहे। ये एक चेतावनी थी वहाँ के चीफ मिनिस्टर की। आप गेस करो कौन सा स्टेट होगा वो? कोई गेस करो। यूपी, महाराष्ट्र। हाँ, एक दफा बता दिया, इसमें कोई नहीं था। बंगाल कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और वो आंकड़े नहीं दे रहे। वो इसलिए कि जिस वक्त हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे, 12-14 साल की बात हो, पहले तो उस वक्त की पॉलिटिक्स अलग थी। उस वक्त मैंने देखा कि जो कम्युनिस्ट रेजिम था वो अनबयास्ड समझते थे, मगर वो सबसे ज़्यादा बयास्ड स्टेट था, एंटी मुस्लिम स्टेट। गुजरात से भी ज़्यादा। गुजरात में दंगे हुए, मुसलमान मारे गए, मैं जाता हूँ ये बात को, मगर पब्लिक लाइफ में उस वक्त गुजरात में बहुत सारे मुसलमान शामिल थे, जॉब्स में, पुलिस फोर्स में। %11 मुसलमान थे गुजरात में, 8-9% गवर्नमेंट जॉब्स में थे। बंगाल में करीब
20-22-25% मुसलमान थे उस वक्त। 4% मुसलमान मुश्किल से आपको नजर आ रहे थे गवर्नमेंट। उसका मतलब ये है कि जो मुसलमानों का इशू है हमारे देश में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको रिमेम्बर है, मुसलमान एंड इंडिया हर जगह एक जैसा नहीं है। अलग भाषा है, अलग तौर तरीके हैं, खान पान अलग है। तो मैं अब गंगा में बहुत सारा पानी बह गया है पिछले 12 साल से, सिचुएशन बदल गई है। डायरेक्ट मुस्लिम्स की आइडेंटिटी और मुस्लिम्स का जो वेलफेयर है उसके ऊपर बहुत सारे, क्या बोल सकते हैं उसको, डिप्राइव हो गया, कम हो गया है। एहसास मुस्लिम्स के नीड्स का एहसास गवर्नमेंट में कम हो गया है। वो इंटेंशनल भी हो सकता है, मगर आपने कहा कि हमारी कम्युनिटी से भी कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे से मांग होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मुसलमान को आज 2 मामलों के अंदर बहुत ही तवज्जो देने में, सिर्फ 2 चीज, बहुत सिंपल है चीज वो, मगर आपको वो समझना चाहिए कि मैं क्यों वो 2 चीजों पे इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। आपको इतनी आसान चीज लगेगी, अरे इससे तो क्या है, इतना बड़ा वाशिंगटन से आ गए, बड़ा नाम मुझे इंट्रोड्यूस किया गया, बहुत बड़ा काम कर दिया, मगर ये छोटी चीज बोल के चले गए। मगर मैं जो बोलने वाला हूँ उसमें 2 ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जिससे आज जो मुसलमान गुजर रहा है, एहसास कमतरी, एहसास कमतरी हमारा एहसास है, दूसरे कम्युनिटी हमारे उनकी नज़र हमारे पर बहुत गिरी नज़र से देख रहे हैं ना। एक तरफ एहसास कमतरी है, एक तरफ नज़र बुरी नज़र। इससे हमारे बच्चों को फ्यूचर में उनको उठाने के लिए, सर उठा के हमारा देश है जलने के लिए, मेरे हिसाब से अब सिर्फ 2 सिंपल से चीजें करनी, अगर वो हम एहतियाती से कर दिए तो मैं बताता हूँ कि मुसलमान का इंडिया में बहुत बड़ा रिकग्निशन होगा। कोई भी गवर्नमेंट हो, आप ये भी ना समझें मैं कोई पार्टी अपोजिशन से मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं एकेडमिक हूँ, मगर जो मुस्लिम्स की हालत हुई है वो सिर्फ लास्ट 10 साल से नहीं हुई, पहले से। तो वो चीज़ों में मैं अब नहीं जाना सकता कि ये पार्टी नहीं है क्या, वो पार्टी नहीं, वो मुद्दा है ही नहीं। पहले से उसका लॉन्ग टर्म उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्ट्स हैं उसका इंटरप्रिटेशन गलत होता है, तो उसके अंदर बहुत सारे जजमेंट्स गलत हो जाते हैं वगैरह। तो अब मैं जो चैलेंजेस मैं आपको दूंगा दो का वो अभी पेश करता हूँ, उसके बाद मैं आपको सुनना चाहता हूँ जितना हो सके ये 2 मौजूद पे। और हमारे बहुत रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इनकम नहीं है, हमें वो नहीं मिलता, स्वच्छता नहीं है, चीज़ें पब्लिक सर्विस पे हिसाब आप लिस्ट बनाएंगे तो 100, 200, 300, 500 पता नहीं कितनी लिस्ट बन जाती है। अब उसका वक्त नहीं है। ये विजनरी के हिसाब से मैं बताता हूँ 2 चीज़। नंबर 1, आजकल वोटिंग का ज़माना है, मैं पहले वोटिंग की बात कर रहा हूँ, अगर मौजूद तो एजुकेशन पे है, मैं आना हूँ यहाँ एजुकेशन की बात करने के लिए, मगर उससे पहले मैं वोटिंग। तो
स्टेटिस्टिक्स मिले हैं, पर्टिकुलरली एक नाम लेता हूँ यहाँ पे, बहुत अजीम हस्ती हैं वो, योगेंद्र यादव। किसने नाम सुने, हाथ उठाइए। बहुत पॉपुलर है योगेंद्र, मेरे अजीज दोस्त हैं। मेरा घर भी उनके घर की दूसरी गली में है, था दिल्ली में। तो एक दिन वो वॉकिंग करते करते मेरे घर पहुंचे, वो परेशान लग रहे थे। उस वक्त तक मैंने ये किताब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ इंडिया, जो वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिलीज किया था वो किताब को, वो लिख चुका था मैं। और वो किताब को 6ठी क्लास के टेक्स्ट बुक्स में, पूरे इंडिया में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में उसकी समरी छापी गई थी एज वन चैप्टर, सच्चर कमेटी से पहले। उसमें मैं मुस्लिम्स और दूसरे कम्युनिटीज को सच्चर कमेटी से पहले ये रिपोर्ट लिखा गया, जो यूनाइटेड नेशन से लिखा गया। तो योगेंद्र मुझे जानते थे, तो दौड़े दौड़े आए और उन्होंने बोला, शरीफ ये और चीज तुमको करना है क्या? मेरे पास वोटिंग के आंकड़े आए हैं और वो मुसलमानों के निस्बत से, यानी कनेक्टेड टू मुस्लिम्स, मुझे घबराहट हुई उनको। क्यों? कि आप इलेक्शंस हर 5 साल हो रहे हैं, आप परसेंटेज मुस्लिम्स जो वोटर्स हैं उसमें हर वोटिंग में क्या परसेंटेज है वो आंकड़े दिखाए, सीधा नीचे डाउन। अब 50% से कम। यहाँ 100 लोग बैठे हैं, अब आप यहीं पे सेंसस लेके बोलिए कितने लोग वोट किए लास्ट इलेक्शन में और कितने लोग वोट नहीं किए, पता हो जाएगा। आप तो पढ़े लिखे लीडर्स, मगर आप लोगों की बात कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट कम हो रहा है। तो मेरी बात आप सोच के देखिए, जब तक मुसलमान वोट नहीं करेगा, उनकी अपनी पहचान तो दूर की बात है, उनकी इतनी भी इज्जत नहीं होगी इंडिया में। मगर मुसलमान समझते, अरे मेरा ये वोट नहीं होने से कौन सी दुनिया उल्टी हो जा रही है, ये सोच है। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वोट करे। वो हिंदू लोग हम वोट करने के हमें डराते हैं, क्योंकि वो समझते हैं हम कांग्रेस को वोट करेंगे, बीजेपी वाले डर। ये सब मैं बहुत सुना है। मगर मैंने अभी नमाज पढ़ता है मुसलमान, तहज्जुद पढ़ता है, अल्लाह अकबर करके उंगली उखाड़ता है, वही उंगली पे अभी टीका लगना चाहिए, तभी जाके अल्लाह आपके ऊपर रहमत करेगा। ये मेरा कहना है। मैं अब वोटिंग को हमारे प्रेयर्स से जोड़ रहा हूँ। यह हमारा राइट है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा पावर है। मगर ये हो क्या रहा है, मैं जाके बोलता हूँ कि पॉलिटिक्स के बारे में बात करना है, तो वो आ जाते हैं, अरे हमेशा टिकट ही नहीं देती पार्टी, बीजेपी तो छोड़ो कांग्रेस भी नहीं देती। टिकट की बात होती है, एमपी की टिकट की बात होती है, एमएलए के टिकट की बात होती है, तो हमें टिकट ही नहीं देती। तो मैं आपको सोच के बताइए कि हम मुसलमान, हम इस कंट्री में हैं, तो हमारा लीडर क्या मुसलमान ही होना चाहिए? मुसलमान ही होना चाहिए? क्या मुसलमान ही हमारी नुमाइंदगी कर रहा है? बिल्कुल नहीं। या जो मुसलमान इलेक्ट होता है, क्या वो सिर्फ मुसलमान का लीडर है? वो हिंदूज का लीडर। तो मुसलमान ये समझ नहीं पा रहा है, वो बोल रहा है एमपीज चाहिए, हमें एमएलए चाहिए। मेरा कहना है हमें ना एमएलए चाहिए ना एमपीज चाहिए। वो एमएलए एमपी बनने के बाद अपनी तिजोरी अपनी जेब भरते हैं, मुसलमान को क्या थोड़ा सा प्रोटेक्शन देते हैं, कोई कब्रस्तान बचा लिया, कोई वक्त प्रॉपर्टी बचा ली, कोई 4 बच्चों को कहीं कॉर्पोरेशन में जॉब दिलवा दिया। इससे ज़्यादा तो मैंने बेबूरी मुसलमानों की पॉलिटिशियंस करते हुए देखी नहीं है। मैं सबके नाम गिन देता हूँ और सबका मुझे पता है। तो मुसलमान को
सिर्फ ये चीज करनी है कि वोटिंग का टाइम हर कोई औरत को जो एजुकेट हो ओल्ड है वो क्यू में नजर आना चाहिए। द मोमेंट क्यू में मुसलमान नजर आएंगे चारों तरफ कान खड़े हो जाएंगे, अरे मुसलमान पूरे बाहर निकल गए वोट। ये मुस्लिम्स को इस देश में पावर देगा। पावर एमएलए और एमपी से नहीं आएगा, क्यों के में रुक के बूथ्स में जाके वोट किसी को भी दे दीजिए मुझे। उसमें आज सवेरे कोई चर्चा में थोड़ा मेरी फोटो में नहीं सर अब बीजेपी मैं बोला मुसलमान बीजेपी को भी वोट देना शुरू कर दिया है और वो मानने के लिए तैयार नहीं। आप कैसा बीजेपी को प्रमोट, मैं बोला देखो वोट देना हमारा फर्ज है बोलने का, वोट किसको देना ये मेरा काम है, ये वो खुद करेंगे। तो ये भी ध्यान रखिए, प्लीज डोंट कैनवास फॉर एनी पार्टी। मेरी इल्तिजा है वो चीज से दूर रहिए कैनवासिंग से। या मुझे मालूम है कांग्रेस के कार्यकर्ता वगैरह वगैरह हैं, राहुल जी मेरे अजीज दोस्त हैं, मैं मिलते रहता हूँ। वाशिंगटन आए थे 2 महीने पहले, मिलने का मौका हुआ, हम चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। मैं तो कांग्रेसी ही हूँ, मगर मैं कांग्रेस का प्रचार नहीं करूँगा, मैं सिर्फ प्रचार वोटिंग राइट का प्रचार करूँ। ये एक पहला मौजू है, इसके ऊपर आप मेरे से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, और वो विचार थोड़ा हम समरी भी बनाएंगे प्रोफेसर साहब, और उसका एक छोटा सा ओपेड बनाएंगे जो न्यूज़पेपर में उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, टाइम्स ऑफ इंडिया में माशाल्लाह छप जाएंगे। मगर वो ओपेड उसी वक्त होगा आपके विचार और आइडिया जो मैंने थ्रो कर रहा है उसके ऊपर विचार लेने के बाद। इसीलिए मैं अब हर जगह, ये बॉम्बे से शुरू हुआ है मगर हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, औरंगाबाद में 7, उस्मानाबाद में वगैरह, बीड, ये सब जगह में जाना शुरू कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह सेल्फ ड्राइव करके पूरा इंडिया इलेक्शन तक 2024 के इलेक्शन तक मैं सेल्फ ड्राइव करके जा रहा हूँ। और हुसैन साहब को मेरा प्रोग्राम बताया तो वो बहुत खुश हो गए। वो बोले अरे आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो कुछ एरिया में मैं भी आऊँगा साथ। इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं। तो ये बात थी वोटिंग की, उंगली पे निशान लगा। मगर मुझे उस बारे में मुझे ये चीज़ बहुत परेशानी हुई कि लोग पकड़ पकड़ के जो मुस्लिम मोहल्लों में उंगली को इंक लगा के चले जा रहे हैं। वोटिंग नहीं की उन्होंने, मगर घरों में जाके उंगली को के वो जाके वोट ना करना, ये हो रहा कहीं कहीं। तो ये सब यू हैव टू चेतावनी बोलते ना, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, ये कम्युनिटी का मेन रोल एक हो गया। दूसरी बात है बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल, शायद आप भी, मैं बोलने वाला हूँ, मेरी इल्तिजा है, आप गुस्सा करना चाहे तो कर सकते हैं, मगर मैं ही तो बोल के रहूंगा। वो ये है कि हम एज ए मुस्लिम कम्युनिटी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े। अब ये आ गया, जागरूकता आ गई है, स्लम्स में भी जाओ पढ़ने के लिए, लड़की को भी पढ़ाने के लिए आज ये। मगर कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट दिया गया था, आर्टिकल 30 ऐसा कुछ है, कोई जानते हैं आर्टिकल 30? आर्टिकल 30 क्या है पीछे? आर्टिकल 30 में ये बताया गया कि माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने तरफ से खुद के एजुकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश कर सकती है। रिजर्वेशन नहीं दिया गया जैसा कि दलित को दिया गया, मगर आर्टिकल 30 में अपना कॉलेज बना सकते हैं माइनॉरिटी, और कुछ छूट है, वो पता नहीं क्या छूट है, मुझे डिटेल्स में। तो पता है कौन सा स्टेट इसका सबसे ज्यादा फायदा किया? कौन सा? और बिहार और सबसे ज्यादा फायदा कर्नाटक में। कर्नाटक के अंदर पता नहीं कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन गए। आंध्रा, महाराष्ट्र में भी होगा,
जैसे जैसे नॉर्थ में जाते हैं वो थोड़ा कम है, मगर साउथ में ज़्यादा है। अभी अच्छी बात है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है? मुझे अच्छा नहीं लगता। यही कंट्रोवर्सी ये है कि हमारे बच्चों को माइनॉरिटी मैनेज्ड स्कूल में आपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज बना दिए, मगर आज कोई भी कॉलेज में जाके देखिए कि कितने माइनॉरिटी बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। कोई बोल सकता है? कोई अंदाजा है आपको? आपको थोड़ा बताइए। इंजीनियरिंग का डेटा है। नहीं, इंजीनियरिंग देखिए, अभी केसी कॉलेज का जो कैंपस है वो सिंध हैदराबाद कॉलेजिएट बोर्ड के अंडर में आता है। उन्हें जो है सिंधी लैंग्वेज के बेस पर ये रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन रिजर्वेशन का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप जाकर देखेंगे वहाँ पर तो सिंधी लैंग्वेज वो लोग पढ़ाते नहीं है वहाँ पर, और सिंधी बच्चे भी बहुत कम हैं। सिंधी बच्चे अगर मिलेंगे आपको तो CHM कॉलेज जो उल्लासनगर में वहाँ मिलेंगे। आप केसी कॉलेज चले जाइए, HR कॉलेज चले जाइए, नेशनल कॉलेज बैंड्रा चले जाइए, MMK कॉलेज बैंड्रा चले जाइए, थर्ड मसान इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाइए, वाटरमल चले जाइए, आपको कोई सिंधी स्टूडेंट नहीं मिलेगा। लेकिन लैंग्वेज के बेस पर दे आर गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स। ये एक एग्जांपल है यहाँ पे। एग्जाम्पल मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिए माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी का जो छूट दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसके हवाले से दिया कि एजुकेशन कम है, गरीब तबके को कुछ फायदा हो, यही सोच के दिया टू अपलिफ्ट द कम्युनिटी। मगर आज आप ये कॉलेजों में देखिए 80% नॉन मुस्लिम्स पढ़ रहे हैं। आपको क्या होता है, पूरे मेडिकल उनको सभी गवर्नमेंट में लिस्ट होगी, ये एक यूनिफाइड एग्जाम होता है, गवर्नमेंट बोलती है इतने बच्चे आपके पास आ रहे हैं, वहाँ मुस्लिम्स को पढ़ाने का कोई इशू काम नहीं आता, और वो बच्चों को कोई फ्री नहीं पढ़ा रहे हैं, गरीब बच्चों पे कोई स्पेशल तवज्जो नहीं है, खूब फैट मोटे ताज़े पैसे लेते हैं और अपने तिजोरी बन रहे हैं और प्रॉपर्टी ज़ार्स बन रहे हैं। तो नाम गरीब के नाम से कॉलेज बन रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, और गरीब का एक पैसे का नहीं है, एक पैसे का बेनिफिट 1% बेनिफिट गरीब का नहीं। तो ये धोखाबाजी हुई कौन से? तो हमको फाइट करना उसके अगेंस्ट में है ये। अगर मुस्लिम आइडेंटिटी के पीछे हुए, अरे देखो हमारा मैं, तो खुश हो जाते। अब देखिए कर्नाटक में मौलाना आजाद स्कूल्स के नाम से 500 स्कूल सैंक्शन किया पिछले 3 साल में। एवरेज एक स्कूल में 300 बच्चे पढ़ते हैं, 500 का वो है टारगेट है, 200 ऑलरेडी चल रहे हैं। अब 200 स्कूल में 300 के हिसाब से कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 60,000 बच्चे। अब वो स्कूल जहां मैं प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल पढ़ा था, उसी कैंपस में नए बिल्डिंग्स बने हुए हैं, अच्छा पानी, साफ सुथरा पानी का बंदोबस्त, वक्त प्रॉपर्टी में बनी गई है, मस्जिद बाजू है। मुसलमानों ने भी वो पार्टनरशिप बोलते हैं ना, आप जमीन दो हम बिल्डिंग बनते हैं, ये सब अच्छी बात है। यस, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये अच्छी बात है ना। मगर अब देखिए मुसलमान ही मुझे गाली देगा, मगर गाली जायज़ है, मगर मैं उसको बता रहा हूँ कि वो स्कूल को नहीं भेजना। पूरे बच्चे लड़कियां वहाँ जा रहे हैं और खुश हैं, क्योंकि मिड डे मील एवरीडे मिलता है, फूड मिलता है, कपड़े मिल रहे हैं, फ्री टेक्स्ट बुक्स है।
और मैं अब मेरा मुहिम है कि मैं बोल रहा हूँ कि ये स्कूल्स को बच्चों को नहीं भेजना है। तो अब मुसलमान लोग लोकल मुझे मारेंगे नहीं मारेंगे, मैं मार खाने के लिए रेडी हूँ। आप आज डिस्कशन के अंदर मुझे मेरे अगेंस्ट में बात करने की आपकी पूरी छूट है, मगर मैं फिर भी कन्विंस करूँगा कि ये बड़ा ट्रैप मुसलमान बच्चों, उसका नाम है सेपरेट बट इक्वल। क्या है? सेपरेट बट इक्वल। हाँ, गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, हमारे बच्चों को ये नहीं, स्कूल नहीं, वो नहीं, हाँ बना के दे देंगे। काम रहेंगे आपके बगल में जो मस्जिद है वहाँ प्रॉपर्टी है क्या, देखो बोलते स्क्वायर, तो जमीन मिल गई, हम बना देंगे, आप बच्चों को भेजो। तो सेपरेट हो गया। अब ये पूरे बच्चों में 98% मुसलमान बच्चे, उसमें हिंदू नहीं है, इंग्लिश मीडियम है, पेपर पे एकदम बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम। यूएन को ये रिपोर्ट दे रहे हैं ये लोग कि हमने माइनॉरिटीज को देखो इतना इन्वेस्टमेंट किया है, आपको रिकॉर्ड में न्यूज़पेपर में आता है, हम बैठ को खुश हो जाते हैं। कर्नाटक इज एन एग्जाम्पल, और ये आंध्र में भी हो रहा है, और दूसरे स्टेट्स में हो रहा है नहीं रहे, मैं हर जगह जाके आप लोगों से सवाल करूँ। तो आप मेरा पेपर रेडी है, और वह टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने पेपर भी छपवा दिया कि 1600 टीचर्स 200 स्कूल में, 16,600 साइंस मैथमेटिक्स से सब पढ़ाना, 1600 टीचर्स, बहुत बड़ी तादाद। अब हेडमास्टर होते हैं 200 स्कूल के 200 हेडमास्टर, वो हेडमास्टर को पढ़ाते नहीं है, मैनेजमेंट एक कोई क्लास ले ली। दूसरा टीचर लोकल कन्नड़ा, यहाँ के स्कूल होंगे उस तरह के तो मराठी पढ़ाएंगे, तो वो पढ़ना जरूरी है, जाए। हमको हमारे बच्चों को लोकल लैंग्वेज पढ़ाना बहुत जरूरी है, पहले नहीं पढ़ाते थे, अब कंपलसरी हो गया, वो फुल टाइम है। अब फुल टाइम हाई स्कूल टीचर कितना पैसा कमाता है महीने को? एक एवरेज सैलरी बोलो जल्दी से। 80,000 एवरेज 50 का तो रखो, 12 महीने की तनख्वाह मिल रही है उनको। और ये 2 टीचर हैं जो एक तो पढ़ाते नहीं है, हेडमास्टर हैं, दूसरे लोकल लैंग्वेज पढ़ा। मगर हमें पढ़ाना क्या है? हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, सोशियोलॉजी ये तो पढ़ना है। उसके लिए कौन से टीचर्स हैं आप गेस कर दिए कौन होंगे? नॉन मुस्लिम, ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम का इशू है। अनट्रेंड टीचर्स को प्रोवाइड करेंगे, लेस क्वालिफाइड। और उनको कितना दे रहे हैं? कर्नाटक में 8,000 रुपए दे रहे हैं। वो हमारे ही बच्चे हैं, लड़कियां ज्यादातर, जो बीए बीएससी पढ़े काम नहीं है, उनको बोला तुम जाके पढ़ा दो। अब आपका रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या निकलेगा रिजल्ट? आप थोड़ा इधर बिग जीरो 2% रिजल्ट नहीं है, जबकि दूसरे जो स्कूल है, जो नॉर्मल स्कूल है, उसमें 85% पास, और इसके अंदर पास नहीं है। आप समझे? तो अब इसमें लाखों की तादाद में हमारे बच्चे ट्रैप हो गए। अब ये हमारी कौम नहीं सुन रही है। तो मेरा मुहिम है कि इस तरह का ट्रैप दिखाने के लिए बहुत फेवरेबल लग रहा है, मगर हो क्या रहा है कि हमारी पूरी हजारों लाखों की तादाद जो बच्चों की है, आप ये चीज को समझ पाए नहीं? थोड़ा जोर से तो बोलो। Yes, yes, yes. अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो डॉक्यूमेंटेड है। मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर को लेटर लिख चुका हूँ, अब जाते ही, और वो चीफ मिनिस्टर ने बैकग्राउंड से इंफॉर्मेशन भेजा, इसको सेटरेट करेंगे। कैसा सेटरेट करेंगे वो सवाल जवाब के बाद मैं बताऊंगा। मुझे और 5 मिनट का मतलब चलेगा। ठीक है, तो आप ये 2 चीजों पे थोड़ा डिस्कशन कीजिए। वोटिंग का
विदाउट मेकिंग ए डिमांड फॉर MP MLA सीट्स। मैंने यहाँ तक के हुसैन दलवाई साहब MP हैं, मैंने बोला साहब आप ये डिमांड करेंगे तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा रहूँगा। उन्होंने पहले तो वही चीज़ सोच रहे थे वो, मैंने बोला नहीं सर देखो ये, तब हुसैन दलवाई ने भी बोला नहीं आप जो बोल रहे हैं वो सही है, पहले हमको वोट करना है। अब हुसैन दलवाई उन्होंने पूरा मुहिम लगा रखा है कि हमको कैसे हमारे घरों से निकाल के वोटिंग करना है। पहले वोटिंग कार्ड बनना है, वो हर जगह बन रहे बोल रहे हैं, और दूसरा जो कार्ड बना है उसका इस्तेमाल करना है, ये एक है। और दूसरा जो है हमारे बच्चे स्कूल कौन से स्कूल को जाना चाहिए, जो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाई वो नहीं। और ऐसे भी हमारे बच्चे मार्केट, इंडिया का मार्केट क्या है, हम तो 15%, मार्केट 85% का कौन है नॉन मुस्लिम है। तो हम उनके साथ मिलके काम करेंगे तो हमारा फायदा होगा ना बूढ़ी। हम पूरी दुनिया वो मार्केट के लिए आ रही है, हम यहाँ बैठ के वो मार्केट आंखों के सामने है मगर हम जा नहीं रहे। मुझे मालूम है बहुत मुश्किलात हैं, मगर वो उसका सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है ना। तो उसके बारे में तबसरा करो, पॉलिटिशियंस को पकड़ो, इंटेलेक्चुअल्स को पकड़ो, टाटा इंस्टीट्यूट में हमारे प्रोफेसर से उनको पूछो, गवर्नमेंट में जाओ, मीटिंग्स करो और देखो कि क्यों नहीं इतना बड़ा मार्केट है उसमें जाए तो हमारा फायदा है, हमारे बच्चों का फायदा है। हम बोल रहे हैं नहीं हमारा तो हमारे मस्जिद के बगल के स्कूल गलियों में हम रहें, वहीं बिजनेस कर लेंगे, थोड़े बहुत क्या बोलते हैं बुचर्स, वो गोश्त बेच लेंगे, थोड़ी बहुत मछली बेच लेंगे, टमाटर बेच लेंगे और जिंदगी करेंगे। हमारा एस्पिरेशन क्या है, हमारे बच्चों का एस्पिरेशन क्या है, हम जान नहीं पा रहे हैं। आप हमारे बच्चों को पूछे वो क्या बनना चाहते हैं, तो उस तरह से हमारे पॉलिसीज बनने चाहिए। थोड़ा मैं अभी थोड़ा आप ही से रिएक्शन उसका एक जवाब है, मैं लास्ट में बता रहा हूँ एजुकेशन के। शुक्रिया सर। हमारे बीच में आसिफ भाई पठानवड़ी से आए, बहुत फाल शख्सियत हैं, और अहमद भाई जोगेश्वरी से उनका भी इस्तेमाल करते हैं। माइक सबके पास आएगा बारी बारी, अपने इजहार ख्याल जरूर पेश करें। साथियों अभी हम सबके सामने डॉक्टर अबू सालेह शरीफ साहब ने 2 चैलेंज दिए हैं, 2 क्वेश्चन जो है शूट किए हैं, थ्रो किए हैं हमारे सामने। पहला है रजिस्ट्रेशन फॉर वोटिंग और दूसरा एजुकेशन। हालांकि दोनों बहुत ही सिंपल मसले हम सब जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हम उसमें नहीं इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल मैं दोनों मिसाल दूंगा। देखिए मैं अभी जिस एरिया में शिफ्ट हुआ हूँ वो डेवलपिंग एरिया है, सईद साहब जो है उसके गवाह हैं। वहाँ पे 2 हिस्से होते हैं, 3-4 गांव के आसपास में है और बाकी कॉलोनी है। लेकिन जो कॉर्पोरेटर साहब हैं वो गांव के वोट पे जीत के आते हैं। ही इज लीस्ट बॉदर कि भाई कॉलोनी के अंदर वोट है कि नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि मेरी बिल्डिंग के अंदर 111 फ्लैट्स हैं और दूसरे बात बदकिस्मती ये है कि उसका चेयरमैन ही वही है। देखो जो फैक्ट है मैं बता रहा हूँ, मैं पुलिस को वो नहीं है, लेकिन वोटर जो है वो मुश्किल 30 होंगे उसके अंदर जो रजिस्टर्ड है। रीजन बताता हूँ उसका मैं। रीजन ये है उसका कि जो हमने वोट भर के हम भेजते हैं वहाँ पे, तो उसी कॉर्पोरेटर का बंदा है जो तहसीलदार के सेटिंग किए हुए हैं कि ये वोट काटते हैं, 3 महीने वेट करते हैं और बाद में वो रिजेक्टेड रीजन छोड़ देते कुछ भी। अभी हमने सोचा है कि इसमें ये काम करना है। अभी हमने फेडरेशन में बनाया है। फेडरेशन का ये पहला प्राइम यही है कि 3 संडे हमारा यही काम रहता है, हर सोसाइटी में कैंप लगाना, फॉर्म भरवाना, अपने ऑफिस में उसका एंट्री कराना, एक बच्चा बैठा रखा है वहाँ पे, और एक संडे हमारी मीटिंग होती है। तो ये जो साहब ने बात कही है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी बिल्डिंग के अंदर कॉर्पोरेटर नहीं आता है। क्यों? उसको मालूम है वोटर को ही नहीं यहाँ पे इज्जत ही नहीं, क्योंकि उसका जो खुराक है वो वोट है, और अगर वोटर नहीं है तो वो लिस्ट बॉर्डर कि तुम्हारे यहाँ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, लाइट है कि नहीं है, प्रॉब्लम सफाई होती है, लिस्ट बॉर्डर है वो। अगर उसको मालूम है इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर अगर 200 वोटर हैं तो वो हर रोज वहां पे आएगा, क्या समस्या है, मच्छर है तो धुआं मारना है क्या,
जो का प्रॉब्लम होगा वो नहीं आता है। तो अभी हमने मुहिम शुरू कर दिया है, प्रैक्टिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। दूसरा इशू जो है बहुत इंपॉर्टेंट इशू है एजुकेशन का है, जिसमें अभी खैर ये तो रीजन कुछ भी होने दीजिए, लेकिन थोड़ा सा चेंज आया है अभी कि हमारे बच्चे पढ़ाई की तरफ शुरू हुए हैं। लेकिन जो एक बात कही डॉक्टर साहब ने कि भाई जो लोकल लैंग्वेज का जो इशू है, मैं जब कॉलेज में टीचर था, फिर बाद में प्रिंसिपल हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बात यह कि मैं यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं बॉम्बे से लेकर सावंतवाड़ी तक मुझे हर कॉलेज जाना होता था कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ हमारे मुस्लिम बच्चों का बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उर्दू को हम पढ़ते नहीं हैं, क्यों? इससे नौकरी नहीं मिलती। अंग्रेजी जो है वो बाउंस होती है, हिंदी से कोई मतलब नहीं है, और मराठी हमको पढ़ने नहीं है। जबकि मैं हर बात ये बोलता बच्चे, जब भी फंक्शन होता है कॉलेज के अंदर, ये बोलता था कि मराठी लैंग्वेज आपको सीखना चाहिए। आप यहाँ 10 साल से रह रहे हो, 15 साल से रह रहे हो और मराठी नहीं सीखते, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। ये मत समझो कि मराठी लैंग्वेज महाराष्ट्र की नहीं, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट उसका रोल ये है कि जो भी एग्जाम होता है किसी भी, इवन सिंपल अगर पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती होती है तो वहां भी आपको सिंपल पेपर आता है मराठी का, जो आपको पास करना होता है, और उसे पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर उससे आप पास नहीं करोगे तो आपके लिए पुलिस की भर्ती आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई। अभी दूसरा एसएससी जो है, जो स्टेट एग्जाम जो होते हैं, उसमें हजारों वैकेंसी आती है उसके अंदर, लेकिन वहां भी एक टूल लगा हुआ है कि मराठी इज नोइंग इज ए मस्ट। मैं अपना बताता हूँ, 94 के अंदर जब मैं आगे मुझे 5 साल यहाँ पे हुए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंदर एक वैकेंसी आई थी कोऑर्डिनेटर की ऑफ एनएसएस। मैंने 15 साल काम किया उस फील्ड के अंदर, लेकिन जब वहाँ पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया तो पहली कंडीशन वही थी, डू यू नो मराठी? क्योंकि मराठी नॉलेज इज ए मस्ट। लेकिन वो मेरे 4 साल हुए थे, उतना नहीं बोलता था मैं, वो अलग बात है। तो हमारे एक सिर्फ लैंग्वेज ना सीखने से हम हर देश में पीछे हट जाते हैं। लेकिन अभी तक भी हमारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पा रहे कि यहाँ हम रह के महाराष्ट्र में रहते हैं, यही रहना है, तो मराठी सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको तो पता नहीं कौन सी एलर्जी है मराठी से, ही समझ बात नहीं आती। आप मंत्रालय में आप जाइए, आप किसी भी धर्म जाति के हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप जाकर सीधी मराठी में बात करोगे ना तो ऑफिसर आपको फौरन तवज्जो देगा, आपका काम नहीं करेगा। और उसके अलावा आप कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलो, कितनी अच्छी उर्दू आप बोलिए, वो ऐसे सुनेगा, ऐसे निकाल देगा। तो ये मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाइए कि लोकल लैंग्वेज बहुत जरूरी है अगर यहाँ रहना है तो। हाँ, किसी को यहाँ नहीं रहना अलग बात है। दूसरी बात ये है कि अभी जो साहब ने बात किया कि भाई हमारा एक स्कूल बना दिया है, लेकिन वो हमें उसमें अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया उससे। उसके बहुत से रीजन और भी हैं। एक रीजन ये है कि जो बड़े स्कूल्स हैं वहाँ पर उनका अपना अलग स्टैंडर्ड होता है, वो हर चीज बैकग्राउंड देख के वो एडमिशन देते हैं। मिसाल के तौर पर जो मिशनरी के स्कूल है, आपको एडमिशन मिलेगा नहीं, या तो आप बहुत सारा डोनेशन दो, क्योंकि मोस्टली जो मिशनरी के स्कूल्स हैं यहाँ मुंबई के अंदर खासतौर से, वो हमारे पैसे में चल रहे हैं, ऐश वो लोग कर रहे हैं। उसके अंदर लड़ झगड़ के राइट टू एजुकेशन का लेके आए हैं। लेकिन ये समझ लीजिए डॉक्टर साहब कि हम लोग जो अपनी मेहनत करते हैं, कोई बच्चों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, एडमिशन करते करते आधा सेशन निकल जाता है, जबकि राइट टू एजुकेशन मेरा राइट है, वो उसका कोर्ट का ऑर्डर है वो। उसके बाद भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल इतने एक्सक्यूज देते हैं कि आधा करते करते वो एक आधा सेशन निकल जाता है। जब आधे सेशन के बाद बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ फिर जो है 2 तरह के, एक बच्चा बहुत गाड़ी में आता है, दूसरा जो है बाइक पे आता है। ये बेचारा गरीब का बच्चा पैदल आता है, उसकी ड्रेस भी आपको अलग मिलेगी। तो वहाँ भी जो है वो जो है 2 तरह का डिस्कस वो होता है, बसा होता है, इसमें होता नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन हमें उन सबको एक तरफ रखना है और आगे बढ़ना है। और मैं समझता हूँ कि एजुकेशन तालीम जो है उसके लिए बेहतरीन हथियार है। तो अब इन 2 पॉइंट पे आप सबके सजेशन, आपके मुफीद मशवरे इनवाइट किए जाते हैं। प्लीज आप सब लोग कुछ ना कुछ बोले जरूर। मैं कुछ ज्यादा बोल गया, सॉरी फॉर दैट। सर बोलना चाहता है तो मुझसे बता दीजिए, मैं पीछे से आऊँ या आगे से? सर फरहान सर, हाँ एक मिनट, अब्दुल रशीद नदवी साहब कुछ अर्ज करेंगे, एजुकेशन में ये भी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब और प्रोफेसर साहब ने जो बात कही है तो मेरी आवाज़ उदासी है।
कि एजुकेशन के हिसाब से और लोकल लैंग्वेजेस के हिसाब से जो बात की बिल्कुल उसकी तारीफ मैं करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज लोकल लैंग्वेज सीखना। हमें अफसोस है कि हमारी पूरी ज़िंदगी मुंबई में गई, आज 50-60 साल हो गए, लेकिन हमने लोकल लैंग्वेज नहीं सीखी। और ये लोकल लैंग्वेज सीखना भी मैं समझता हूँ फ़र्ज़ है। आप अगर कोई मराठी को पूछ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का तर्जुमा आप नहीं बता सकते, मराठी में बता ही नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हारून भाई मरहूम मौजावाला ने एक क्लास शुरू की थी खैर उम्मत में, क्या वीकेंड में वो क्लास लेते थे, उसमें मराठी टीचर आते थे, सिखाते थे और हम जैसे उसमें शरीक होते थे। लेकिन हारून भाई के दुनिया से जाने के बाद वो क्लास बंद हो गई। तो मैं प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इस तरह के हो तो जगह जगह क्लासें शुरू करें, इंशाल्लाह हमारे जैसे लोग शरीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत पैसा के साथ में जो मैंने दो सवाल आपको दिए थे वो डिस्कशन एक मुझे रिएक्शन मिला है। और कौन है अली का है अब वही है। तो इन्होंने उसका बोला कि मैं पहले बताया था मैं 5 मिनट बताऊँ पहले आपको डिस्कस कर आपके होने के बाद मैं वो 2 सोल्यूशन का जवाब दूंगा। तो ये मेरे हिसाब से मेरे नजरिए से 2 एक्शन प्लान है। मैं समझता हूँ पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी को रीच आउट करने के लिए आप सब बता रहे हैं कि इदारे बन रहे हैं, मुझे पता नहीं कहाँ हो रहे हैं, मगर जो मुस्लिम के लिए जो इदारे बने हैं जो हुजूर के ज़माने से आ रहे हैं वो मस्जिद है। तो आप एक ऐसा एक्शन प्लान कीजिए कि हर मस्जिद में हर जुम्मा को, अब ये बता रहे हैं कि 4-5 दिन ही बाकी हैं, तो हर दिन अभी हर मस्जिद में आप कंप्यूटर ले जाके लोकल एरिया में अनाउंस करके वोटिंग रजिस्ट्रेशन करो। गवर्नमेंट के लोग वहां आके आपको सपोर्ट करेंगे, बोलो कि हम यहाँ कर रहे हैं। हर मस्जिद में ऐलान करवाइए, हमारे जो रिलीजियस लीडर हैं उनका इस्तेमाल कीजिए हमारे वेलफेयर के लिए। तो एक्शन प्लान कीजिए अपने अपने एरिया में। कोई आपका फेडरेशन होगा मसाजिद का, तो जो भी बड़े हैं उनको बोलिए ये वोटिंग का आप अनाउंस कीजिए। अपने जो नेटवर्क हैं वो नेटवर्क से मैसेजेस भेजिए। और ये करना चाहिए। कर्नाटक में ये इलेक्शन है, इससे पहले के इलेक्शन में मैंने कुछ खामियां इलेक्शन कमीशन के न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिए थे। तो दिल्ली से कॉल आया, मैं दिल्ली इलेक्शन कमिश्नर के पास गया तो उन्होंने बोला सर ये ऐसा आपने लिख दिया हमारे बारे में, इलेक्शन कमीशन पब्लिश पेपर है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, कौन जानते हैं? उसके अंदर पब्लिश। और मैंने उनको दिखाया कि प्रॉब्लम मुस्लिम्स के वोटिंग का रजिस्ट्रेशन का 20-25% ज़्यादा, और मैंने फुल आंकड़े दिए और न्यूज़पेपर में छाप दिया। तो उन्होंने मुझे बुला के विनती की कि सर ये हमें बता दीजिएगा क्या करना है, ये न्यूज़पेपर में क्यों छापा। मैंने बोला देखो भी मैं ऐसे ही आके आपसे अपॉइंटमेंट लेता तो अपॉइंटमेंट नहीं देते, अब देखो आप मुझे बुला रहे हैं। वो हंसे मतलब ये है। तो उन्होंने एक आदेश दिया कर्नाटक के कि 28 दिन फुल 8 to 6 o'clock पूरे स्टेट में वोटिंग एप्लीकेशन लेंगे, वही काट देंगे। 4 लाख वोटर्स आईडी बने, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान। ये रिकॉर्ड में है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट किया गया। और उस वक्त मैं कई लोगों को, रहमान खान वगैरह बड़े जो पॉलिटिशियन टाइप हैं, मैं किसी लीडरशिप वगैरह, मैं फील्ड वर्कर हूँ, मैं लोगों के साथ घूमता हूँ, मुझे बड़े लोग जानता नहीं हूँ, मगर उनको जाके मैंने इल्तिजा की कि आप मसाजिद में इसको अनाउंस करो। तो ये मसाजिद में आप न्यूज़पेपर में, उर्दू न्यूज़पेपर में हो, मसाजिद में मौलाना लोग हैं जो बड़े हैं, उनके नाम से आप बोलो
और जुमा की नमाज में खुतबे में बोलो कि वोटिंग करना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। एक एक्शन प्लान है, ये कैसे करेंगे मुझे मालूम नहीं, आप जाने, आप नेटवर्क में जाइए, पॉलिटिशियन जैसे हुसैन साहब हैं उनसे बात कीजिए। मुझे कल ले जा रहे हैं, एक लड़की हैं जो कैंप्स लगा रही हैं अलग अलग जगह जाके, और वो वोटिंग कैसे रजिस्टर करते हैं मुझे कल दिखा रहे हैं हुसैन साहब। तो काम हो रहा है मगर और ज़्यादा होना है क्योंकि तेराज ज़्यादा है। दूसरी बात तो अभी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तो उन्होंने वो कहाँ अली कहाँ गए, तो उन्होंने आईटी की बात की थी। तो यहाँ पे मेरे पास एक आईटी ऐप बनाया गया है। मैं समझता हूँ मुस्लिम लीडरशिप की हैसियत से अपने सब जहाँ आए हैं सब अपने कौम के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं और उसके ऊपर कौम की खिदमत करने का जज्बा है। तो नया ज़माना आ गया है, ब्लैक बोर्ड और चाक का ज़माना चला गया। अब हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, छोटा बच्चा 2-2.5 साल का ऐसे 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 कर रहा। मैं देख के था क्या, मैं बस में आया पुणे से बॉम्बे, तो बगल में छोटा बच्चा 2.5 साल का ऐसे 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 कर रहा, उसे ऐसे भी करना मालूम, ऐसे 2.5 साल। तो अब ये ज़माना हमारा एजुकेशन इसके अंदर कैद हो गया। हमने इसके ऐप बनाए हुए हैं, इसको मैं कह रहा हूँ कि स्कूल ऑन द गो। आपको पता है वो लंच वगैरह मैकडोनल्ड वगैरह वो बोलते फूड ऑन द गो, मतलब लोग खाओ। तो अब टेक्स्ट बुक गया, टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं है, ये ऐप में है। तो ये ऐप में एक QR कोड आता है, QR कोड करो तो उसके अंदर से जीनी निकलता है। जैसा कि पुराना चिराग तो जीनी आता, आखा आपको क्या चाहिए, इसके अंदर से निकल रहा है। और इसके अंदर जो स्टैंडर्डाइज एजुकेशन है, अब हमारा फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एक टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, एक टीचर गलत पढ़ा है, एक टीचर को मालूम ही नहीं है, क्वालिफाइड ही नहीं है, यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं है। अब ये ऐप हर बच्चे को यूनिफॉर्म एजुकेशन देगा और बच्चे की ये हैसियत उसके इंटेलिजेंस की हैसियत से ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इनपुट इक्वल हो गया सबके लिए। और अब यहाँ अगर इसमें प्रॉब्लम है तो बच्चा वो क्लिक करेगा, नए वीडियोस आएंगे। वो वीडियोस कहाँ बने हैं, यूएस में बने हैं, खान अकेडमी में बने हैं, वो कहीं बने हैं। तो एजुकेशन क्या चीज़ है, पूरी दुनिया में हजारों साल से ईजाद की गई चीज़ों का निचोड़ है। ये किसी एक आदमी का, ये गवर्नमेंट का, ये एक स्कूल का, किसी के बाप का माल नहीं है। एजुकेशन जो बेचते हैं, लाखों के पैसे लेते हैं। एजुकेशन कम से कम प्राइमरी हाई स्कूल तक फ्री देना चाहिए, हर बच्चे का हक है, हर जो नया बच्चा है उसका हक है, ये हमारा फर्ज है एजुकेशन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कब बना था, कितने साल हुए बना? आर्किमिडीज ने बनाया। अब वो कब्जा करके वो बोलेंगे आप पैसे देंगे तो हम पढ़ाएंगे। आर्किमिडीज ने पैसे लिए थे जब बनाया था थियरम, उसने खल्क किया ये चीज। आप मैथमेटिक्स कैसा बना, फिजिक्स कैसा बना, आप देखिए जाके, उसका हक वो बच्चों का हक। तो ये फाइट हमको करनी है, उसके लिए अभी ये ऐप सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम ये बन गया है। और ये जहाँ स्कूल में जो बड़े बड़े स्कूल हैं, 800 स्कूलों में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और इसके बारे में ये आपका नाम क्या है? अनुलता। हाँ, ये इला
दिलवाई पुणे में, उनको मैंने इंफॉर्मेशन दिया है और हुसैन साहब को दूंगा। थ्रू हर आपको पता हो जाएगा कहाँ उसको एक्सेस करना है। तो इट इज़ वेरी इजी। हम झुग्गी झोपड़ियों में स्मार्ट क्लासरूम बना के, क्लासरूम बनाने के लिए भी पैसे मिल जाएंगे, गवर्नमेंट दे रही है पैसे, पैसों का मामला ही नहीं। गरीब बच्चों को पढ़ाना है। और ये पढ़ाई जो पैसे वाला जो है बड़े स्कूलों में जाके लाखों के पैसे डीपीएस में जाके पढ़ता है, वो आज अपने नेबरहुड में बच्चे पढ़ सकते हैं। स्कूल अंडर हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम। तो ये क्या चीज है आप जानिए, और ये चीज स्कूलों तक ले जाइएगा। गवर्नमेंट स्कूल में ले जाइए, माइनॉरिटी मैनेज स्कूलों में ले जाइए। तो ये दो चीज इसका है। फ्यूचर जो है टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशन है। स्कूल्स बंद होने वाले हैं, गवर्नमेंट में टीचर्स के अपॉइंटमेंट नहीं होंगे। मैंने बोला 800-900 कितने बच्चे, 60,000 बच्चे ट्रैप हो गए। उनको पढ़ाने के लिए अभी सिद्धरामैया जो हैं उनके साथ अभी मैं जाऊंगा 12 तारीख को बैंगलोर। तो मीटिंग फिक्स हुई है, उनके सेक्रेटरी से बात हो गई है। करीब 18-19 करोड़ रुपए वो खर्च करके ये ऐप पूरे बच्चों को देने वाले हैं। तो ये ऐप इंडिया में कहीं भी पढ़ा सकते हैं, दुनिया में कहीं भी पढ़ा सकते हैं। 800 स्कूलों में ऑलरेडी पूरे इंडिया में चल रहा है, मगर वो बड़े पैसे देके जो पढ़ते हैं। मगर ये गरीबों के लिए हमने स्मार्ट क्लासरूम में 100 बच्चे, 50 बच्चे, 30 बच्चे उनके इकट्ठा करके हमने टीचर्स की जरूरत नहीं, ट्यूटर्स की जरूरत है। पूरा ये जो ऐप है उससे उसका वो एक सिस्टम है, वो एस्टैब्लिश करके दे देगी। गवर्नमेंट के पास भी पैसे, स्मार्ट क्लासरूम 7-8 लाख रुपए में 100 बच्चे पढ़ने का स्मार्ट क्लासरूम हो जाता है। वो बनाने के तजवीज़ें भी मैं आपको देता हूँ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो स्मार्ट क्लासरूम बनाने के पैसे मौजूद हैं। तो आपको डेलीगेशन बना के उस एरिया से जाना चाहिए। एजुकेशन के जो लोकल अधिकारी हैं उनको साथ लेके मिनिस्टर से मिलो, देखो हमारे ये स्मार्ट क्लासरूम और ये ऐप से हम पढ़ाएंगे और एग्जाम में हम पास होंगे। ये बच्चों को हम सब पास होंगे, कोई फेल नहीं होने वाला है। ऐप के जरिए जो पढ़ेगा, जब तक वो सीखा गया नहीं है वो आगे नहीं बढ़ेगा। हर दिन जब वो ऑनलाइन जाएगा तो ऑनलाइन वो 1 घंटा पढ़ेगा, 1 घंटा पढ़ के ऑफलाइन जाने से पहले उसका टेस्ट हो जाएगा उसका। एवरी डे, एवरी आवर, जैसा जैसा पढ़ता जाएगा टेस्ट होता जाएगा। तो ये है, अफोर्डेबल है। अब आप देखिए मैट्रिक पढ़ने या प्री यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए अप्रोक्सीमेटली पेरेंट्स 1 महीने में कितना पैसा खर्च करते होंगे? मैट्रिक पढ़ने के लिए बच्ची जाती है, 1 महीने में कितना खर्चा? किताबें खरीदना है, कुछ करना है, कुछ कितना खर्चा है? ये जो है इंडिविजुअल लेवल पे 3,500 रुपए में पूरा मिल रहा है। अगर इंडिविजुअल नहीं पढ़ाना है, आपको 30 बच्चे मैट्रिक पढ़ने के लिए एक स्कूल है, तो दूसरा पैकेज बना के टीचर्स और मैनेजमेंट के थ्रू उसको बहुत सस्ते दामों में बच्चों को फ्री हम देंगे। ये कमिटमेंट है हमारा। मैंने बोला ना, ये एजुकेशन किसी बाप की जागीर नहीं है। यही चीज है जो हम बच्चों को देना चाहिए। इसी को कहते हैं इंटर जनरेशनल रिसोर्स ट्रांसफर। जो सबसे अजीम चीज जो दे सकते हैं वो घर या अपना बिजनेस या अपनी गाड़ी या अपनी कार नहीं है, एजुकेशन। तो एजुकेशन इज द फ्यूचर असेट, और वो जितना हो सके गरीबों तक पहुंचाना। ये हम जो आज बैठे हैं, कमिटमेंट लीजिए, झुग्गी झोपड़ियों में जाइए, चार्ल्स में जाइए, गवर्नमेंट स्कूलों में जाइए और ये इम्प्लीमेंट कीजिए इंशाअल्लाह। तो मैं बात बहुत मुख्तसर करूँगा साथ में, काफ़ी वक्त हो गया। मैं
मेहमान खुशी, मैं चीफ गेस्ट तो नहीं कहूंगा, मैं उसको एक नाम दूंगा, हमारे रहबर, इससे बेहतर कोई नाम नहीं दूंगा। आज मैंने हमारे नंदभाई की, हमारे रहबर डॉक्टर अबू सौले साहब का वो इस्तेकबाल करें, गुलपोशी करें, सत्कार करें, क्योंकि मैं क्या कहूँ, जुमले अपने पास में, हमारे पास में नहीं है। मैं आरिफ सर से कहूँगा बहुत अच्छे से, वो उसको मैं नाम उनको जिक्र कर दूंगा कौन है। बस आरिफ साहब कुछ आप 2 जुमले कहें सत्कार के बाद। फैजुल्ला खान साहब, भाई खान फाउंड वो आज आए हैं ऐसा अब्र बहारा लेकर, खुदा करे कि हम सबको सरसब जो शादाब करे खुले मिजाज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आरिफ सर से कहूंगा कि हमारे प्रिंसिपल ताहिर सर का सत्कार करें सर। नहीं कोई सर, आप कलोजा से आए हैं सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारी रहनुमाई हमेशा करते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये मेरा एजाज है कि मैं ताहिर सर की जी जी सर। और हमारे बीच में सर, जैसे मैंने जिक्र किया था, हमारे लकेश्वरी जी जो करीब 250 से ज्यादा नेशनल अवार्ड्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स का मिला है, उनका सत्कार हमारे सईद भाई के हाथ से मैं चाहूंगा कि उनका सत्कार हो। आइए साहब, आइए हाँ, सईद भाई करेंगे हमारे लकेश्वरी जी का सत्कार। सर आप आए, हमें बहुत खुशी हुई सर। 55 साल से ये अपने कौम में इस तरह से होता है, अपने रिटायरमेंट की जिंदगी और अपने कौम के नाम कर दिए सर। 250 सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट, हर जगह से सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके आने के लिए सर। और आसिफ भाई, आप क्या समझाएंगे कि हमारे मुस्तफा सर जो हमारे पाटन वाला सर, इनका आप सत्कार करेंगे सर। बोलिए। और हमारे सईद सर एक मिनट सर, लकेश्वरी जी सर एक मिनट, एक खाली सईद सर का हमारे सईद सर का सत्कार जो है हमारे, आइए सॉरी, हमारे मुस्तफा पाटन सर का रह गया। हाँ। और सईद सर का सत्कार हमारे ये फरहान सर करेंगे, क्योंकि वो एलुमनाई भी आपके स्कूल के। फरहान सर प्लीज शॉल पेश कीजिए आपके सामने। सही बात है ये। मुस्तफा सर, हाँ गुलपोशी फैजुल भाई, मुस्तफा सर आप भी आ जाइए सर। सामने देखिए, सामने इधर फरहान सर, सामने देखिए। हाँ हाँ, एक मिनट शकील भाई, शकील भाई सामने देखिए। लकेश्वरी जी, रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द अपनी बात जो है ना, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी करके मेरी रिक्वेस्ट है, सब खाना खाने में मिल जाएंगे। मैं मराठी में ही बोलूंगा। व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, सभागृहात उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर यांना माझा सलाम। मी कामाठीपुरा विभागामध्ये